नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। हम लोग पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख पाचक अंगों को देख लिया था। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था को एक बार देखते हैं। तो हम मुख गुहा को देख लिए थे, दांत के बारे में अध्ययन कर लिए थे अच्छे से, और जिह्वा के बारे में। आज हम लोग इसके आगे का देखेंगे। ये जो ग्रास नली है, ये इस पार्ट को देखेंगे और अमाशय को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं ग्रास नली। ग्रास नली क्या होती है? तो मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने वाली जो पाचक अंग है उसे ग्रास नली कहते हैं। देखते हैं एक बार। ये है पूरा ग्रास नली। ठीक है, ये मुख गुहा हो गया। इस मुख गुहा को अमाशय से, यहाँ अमाशय से जो जोड़ने वाली जो ये नली है, इसी को बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो ग्रास नली की लंबाई 10 इंच होती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई हो गई 10 इंच। देख लिए कि ग्रास नली क्या करती है? मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का प्रमुख काम करती है। ग्रास नली उपास्थि से बनी होती है। उपास्थि क्या होती है? तो उपास्थि एक संकुचनशील अस्थि होती है, यानी कि अस्थियों में जब कैल्शियम इत्यादि का जमाव हो जाता है तो वो क्या हो जाती हैं? मजबूत हो जाती हैं। लेकिन ये जो उपास्थि होती है, इसमें कैल्शियम का जमाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? संकुचनशील होती है। संकुचनशील, इससे क्या मतलब ये कि ये इसमें थोड़ा बहुत फैलाव हो सकता है इसमें, और ये कुछ सिकुड़ भी सकती है, कुछ मात्रा में सिकुड़न भी आ सकती है। ठीक है, संकुचनशीलता का मतलब हो गया कुछ फैलाव भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और इसमें थोड़ा बहुत सिकुड़न की अवस्था भी पाई जाती है। ग्रास नली उपास्थियों से बनी होती है। उपास्थियां जो होती हैं, इनकी प्रमुख विशेषता होती है संकुचनशीलता। अगर उपास्थि की बात की जाए तो हमारे जो नाक और कान, ये क्या होते हैं? ये थोड़ा सा संकुचन, इनको हम हिलाएं डुलाएं तो क्या हो सकता है? ये हिलते हैं। कान को जैसे थोड़ा बहुत इधर उधर दबा दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? इसमें लचक आ जाती है। ठीक है, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं? उपास्थियों के बनी होने के कारण, कान उपास्थियों से बने होने के कारण आसानी से तकिया के साथ सोया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों में उपास्थियों की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो उपास्थि के मतलब क्या हुआ कि ऐसी अस्थि जो लचकदार होती है, जिसमें कुछ संकुचनशीलता की स्थिति पाई जाती है। भोजन जो होता है वो क्या है? क्रमाकुंचन गति से कहाँ? अमाशय में प्रवेश करता है। तो ग्रास नली से किस रूप में जाता है अमाशय में ये? तो ग्रास नली से भोजन क्रमाकुंचन गति ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर एक यहाँ पे नट बोल्ट देखा जाए, तो मान लीजिए एक नट हो जाए और यहाँ पे इसके ऊपर से अगर हम बोल्ट लगाएं तो क्या होगा? इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे 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 धीरे धीरे, तो ये क्या होगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से भोजन भी ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर बाद में ये स्टमक में पहुंचता है अमाशय में। डायरेक्ट यहाँ से भोजन अमाशय में नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो ये क्रमाकुंचन गति से अमाशय में भोजन ग्रास नली से पहुंचता है। इसका फायदा क्या होता है क्रमाकुंचन गति से? तो इसके जो फायदा होता है ये होता है कि गुरुत्वाकर्षण का इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये कि अगर व्यक्ति उल्टा ऐसे लटक जाए तो भी इसका भोजन जो है ये पेट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये होता है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति क्या होती है? तो क्रमाकुंचन गति के द्वारा ही भोजन ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। इससे फायदा ये होता है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ परिस्थितियों में हो सकता है, कुछ असाधारण परिस्थितियों में जैसे कि दस्त वगैरह आती हैं, तो उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी इतना समझते हैं कि भोजन ग्रास नली से, मुख गुहा से अमाशय के मध्य जो ग्रास नली पाई जाती है, इसमें किस विधि से जाता है? तो क्रमाकुंचन गति से अमाशय में प्रवेश करता है। अगली चीज ये है कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार के एंजाइम का स्रावण नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब? तो अगर एंजाइम का स्रावण नहीं होगा तो क्या होगा? पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पाचन के लिए क्या जरूरी है? पाचन के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो एंजाइम और दूसरा जल। ठीक है, अब चूंकि एंजाइम यहाँ नहीं पाया जाता, इसका मतलब ग्रास नली में पाचन नहीं होगा। इससे ये समझा जा सकता है कि ग्रास नली एक पाचक अंग तो है। ठीक है, ग्रास नली पाचक अंग तो है, परंतु ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है
और इसको ध्यान में रखना है कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्रास नली में किसी भी एंजाइम का श्रावण नहीं होता है। जब एंजाइम का श्रावण नहीं होगा तो पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। मान लीजिए कथन दे दिया, इसका कारण क्या है और दे दिया कारण में इसमें एंजाइम का श्रावण नहीं होता। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक म्यूकस या श्लेष्म का श्रावण होता है। किसमें? ग्रास नली में। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो घर्षण होता है वो घर्षण को कम कर देता है म्यूकस। ठीक है। घर्षण को क्या करता है, ये कम कर देता है। कैसे? म्यूकस जो होता है, म्यूकस क्या होता है, एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है। अगर इसको एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप लोग साइकिल को देखेंगे, साइकिल का जो पहिया होता है, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, छर्रे कटोरी होती है ना। इसमें क्या किया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ग्रीस लगा देंगे, या ग्रीस कैसी होती है, तो ग्रीस भी एक चिपचिपी और गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है। उसके लग जाने के कारण क्या होता है, ये जो घर्षण होता है पहिया और धुरी के मध्य, ये क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, तेल वगैरह भी बीच बीच में डालते रहते हैं। वो तेल का क्या मतलब होता है, तेल डालने से भी क्या होता है, घर्षण कम होता है। ठीक है। उसी प्रकार से ये जो श्लेष्म है, ये क्या करता है, ग्रास नली में, ये जो ग्रास नली होती है, इसमें क्या होता है, यहाँ से थोड़ा चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, गीला सा रहेगा। ठीक है, गड्ढा सा। तो इसमें क्या होगा, इससे ये जो इसकी दीवारें हैं ग्रास नली की, इसमें जब भोजन टकराएगा तो क्या होगा, वो आसानी से इसमें फिसल जाएगा इससे। ठीक है। और आसानी से हमारे अंदर यानी कि स्टमक में ये प्रवेश कर जाएगा। ठीक है। ये समझ में आ गया म्यूकस का फायदा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमारे ग्रास नली से जब ये चिपचिपा पदार्थ कम निकलता है या नहीं निकलता है तो क्या होता है, भोजन हमारे यहाँ पे रुक जाता है। और हम क्या करते हैं, फिर उसको ऊपर से जब पानी पीते हैं तब जाके ये नीचे प्रवेश करता है। ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है म्यूकस का। तो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक गाढ़ा एवं चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि घर्षण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे क्या होता है, भोजन आसानी से ग्रास नली से प्रवेश कर जाता है स्टमक में। एक बार फिर से देख लेते हैं ग्रास नली क्या होती है। तो ग्रास नली की लंबाई लगभग 10 इंच होती है। यह ग्रास नली मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का काम करता है। ग्रास नली उपास्थियों से बनी होती है और उपास्थियों की जो प्रमुख विशेषता होती है वो होता है इसकी संकुचनशीलता, अर्थात उपास्थि आसानी से थोड़ा बहुत इसमें फैलाव सिकुड़न की गुंजाइश पाई जाती है। भोजन ग्रास नली से अमाशय के मध्य क्रमाकुंचन गति से प्रवेश करता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार के एंजाइम का श्रावण नहीं होता। इस कारण से ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में म्यूकस या श्लेष्म का श्रावण होता है जिससे भोजन आसानी से ग्रास नली से होते हुए अमाशय में प्रवेश कर जाता है। तो इतनी सारी बातें थी। एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, जो जिराफ होता है उसकी जो ग्रास नली होती है वो क्या होता है, वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, ये याद रखना। तो जिराफ की ग्रास नली सबसे लंबी होती है। देख लेते हैं अमाशय के बारे में। तो अमाशय की इस क्लिप को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा। तो इसमें क्या है, अमाशय क्या है। सबसे पहले हम इसकी आकृति के बारे में अगर बात की जाए तो अमाशय की जो संरचना है वो कैसी दिख रही है। देखो यहाँ पे एक थैली के आकार की दिख रही है ना। थैली के आकार की संरचना दिख रही है। इसके बाद इसके जो भागों की अगर बात की जाए तो इसके यहाँ पे हम लोग देखे थे जब, तो क्या था, यहाँ पे 3 भाग दिख रहे थे। एक यहाँ पे ये वाला भाग, दूसरा इतने से इतना वाला भाग, और तीसरा यहाँ पे। भोजन क्या हो रहा था, यहाँ से ग्रास नली से जैसे ही इसमें प्रवेश कर रहा था अंदर, तो यहाँ क्या होता, थोड़ी देर रुकता था। यहाँ रुकने के बाद फिर ये आगे यहाँ से प्रवेश करता था।
ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसको देखते हैं अभी थोड़ी देर से। तो अमाशय की जो संरचना है वो क्या है, थैलीनुमा है, और इसके 3 भाग हो गए। ये जो भाग क्या कहलाता है, कार्डियम कहलाता है, और ये दूसरा जो मध्य भाग है ये क्या कहलाता है, ये फंडिक कहलाता है, और ये जो तीसरा भाग है, ये जो तीसरा भाग है वो क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है, ये वाला भाग। तो अमाशय के 3 प्रमुख भाग हो गए, कौन कौन से, कार्डियम अग्रभाग यानी कि सबसे ऊपर का भाग, फंडिक यह जो मध्य भाग है बीच वाला, और पाइलोरिक ये जो लास्ट वाला है पश्चिम भाग होता है, ठीक है। तो ये 3 भाग हो गए अमाशय के। अब आगे देखते हैं अमाशय के बारे में। तो अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जो भोजन है वो सबसे अधिक समय तक कहाँ रहता है, अमाशय में रहता है, सबसे अधिक समय तक अमाशय में रहता है, ठीक है, लगभग 3 से 4 घंटे के बीच। इसमें क्या होता है, अमाशय में कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय की जो दीवारें होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, उसमें कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती है इसमें, ठीक है। इस जठर ग्रंथियों में क्या होता है, इनसे कुछ एक रस निकलता है, उसका नाम क्या होता है, जठर रस कहते हैं उसको, ठीक है। तो जठर ग्रंथियों की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी कि करोड़ों में होती है अगर देखा जाए तो इसके दीवारों पे जो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन्हीं जठर ग्रंथियों से जठर रस का श्रावण होता है। जठर रस के प्रभाव में आकर के क्या होता है, अमाशय से क्या निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, और ये एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको ध्यान से समझना है। तो अब इससे कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे जठर ये अमाशय से, इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले थोड़ी सी एक चीज और देख लेते हैं। एक होता है अमाशय में ऑक्सेंटिक कोशिका, ठीक है, ऑक्सेंटिक कोशिका होती है, और उस कोशिका से क्या निकलता है, HCl अम्ल निकलता है, याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये किससे निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी कोशिका से निकलता है, तो ये ऑक्सेंटिक कोशिका से HC अम्ल का स्रावण होता है। अगर हम बात करें HCl अम्ल की, तो इसके बारे में प्रमुख बात यह है कि HCl जो होता है ये सबसे प्रबल अम्ल होता है। प्रबल का मतलब होता है कि इसमें जो गलाने की क्षमता होती है किसी भी पदार्थ को, वो बहुत ही तीव्र होती है, अर्थात ये लोहा को भी क्या कर सकता है, गला देगा। तो लोहे को भी ये गला सकता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, सबसे प्रबल अम्ल। दूसरा काम इसका क्या है, भोजन को भी गलाता है, ठीक है। भोजन को गलाने के साथ साथ क्या करता है, भोजन को सड़ने से भी बचा, तो भोजन को गलाएगा और भोजन को सड़ने से भी बचाता है, कहाँ, अमाशय में, ठीक है। होता क्या है कि भोजन के साथ साथ कुछ चीजें अगर देखोगे आप, तो क्या होता है, कुछ कंकड़ उंकड़ कभी कभी आ जाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में क्या है, तो जो कंकड़ आ जाता है, कभी चावल वावल में देखे होंगे आप लोग, तो क्या होता है, कुछ कंकड़ कभी कभार मिल जाते हैं, और ये हमारे भोजन के साथ क्या होता है, अमाशय में प्रवेश कर जाते हैं। और जब ये अमाशय में प्रवेश कर जाते हैं तो जो HCl अम्ल है ये क्या करता है, इसको गला देता है। क्यों, क्योंकि इसमें HCl में गलाने की क्षमता पाई जाती है, तो कंकड़ को गला देगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ भोजन हम लोग विषाक्त भोजन कर लेते हैं, और उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, जैसे ही ये भोजन में हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में पहुंच गया, तो क्या करेगा, HCl अम्ल इसको भी, बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देगा, ठीक है। तो कंकड़ को गला देगा, बैक्टीरिया इत्यादि जो भी आएंगे उनको भी ये मार देता है, यानी कि नष्ट कर देता है। तीसरी चीज क्या है कि बच्चों में इसका निर्माण नहीं होता है, ये याद रखना है, बच्चों में HCl का निर्माण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनका जो स्टमक होता है, अमाशय होता है, उसकी दीवारें बहुत ही कमजोर होती हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, गलाने की क्षमता होती है। इसलिए प्रकृति ने क्या किया है कि इस बच्चों के जो अमाशय है उसमें HCl अम्ल का श्रावण नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें अगर एक चीज और देखें, होता यह है कि जैसे भोजन हम लोग समय से करते हैं, मान लीजिए 10 बजे भोजन किया जाता है, ठीक है, तो 10 बजे ये HCl अम्ल क्या होगा, लगभग भोजन करने से 10 से 15 मिनट पहले क्या होगा, स्रावित होगा, ठीक है। तो कुछ साधारण बोलचाल की भाषा में आप लोगों ने सुना होगा कि चूहे कूद रहे हैं, ठीक है, भूख मर गई, ये शब्द 2 चीजें सुने होंगे। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चूहे कूदना का मतलब समझते हैं, चूहे कूदना क्या है, चूहा नहीं कूदता, वास्तव में क्या होता है,
वो होता यह है कि HCl अम्ल जो होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 10 बजे भोजन करते हैं, ठीक है, और ये क्या करेगा 10 बजे से पहले 10-15 मिनट पहले क्या हो गया, HCl अम्ल का इसमें अमाशय में श्रावण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ये शुरू हो जाएगा और इसको समय पे भोजन नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसको कुछ ना कुछ चाहिए, अगर ये श्रावित होगा तो कुछ ना कुछ इसको चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जब भोजन नहीं मिलेगा तो इसकी दीवारों पे टकराएगा, तो इस दीवारों को बचाने के लिए एक एंजाइम स्रावित होता है इसमें, कौन सा है वो, उसका नाम होता है म्यूसिन, उसको अभी देखेंगे। तो ये म्यूसिन क्या करता है, इसमें एक परत जमा देता है अंदर से, ठीक है। तो जैसे ही HCl अम्ल आता है तो क्या करेगा, जब इसको भोजन नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसकी दीवारों पे टकराएगा, जब ये म्यूसिन एंजाइम इसमें ऊपर से परत बना लेगा तो ये क्या करेगा, म्यूसिन एंजाइम को क्या करेगा, नष्ट करेगा, ठीक है। तो जब इसको नष्ट करता है उस समय क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, ऐंठन आ जाता है, ऐंठन जैसे आने लगती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कि चूहे कूदना, है ना। तो ये चूहे नहीं बल्कि क्या होता है, HCl अम्ल जब म्यूसिन एंजाइम को नष्ट करता है उस दौरान जो परिवर्तन हमें समझ में आता है वही होता है चूहा कूदना, ठीक है। तो ये इसके नष्ट होने के समय में ये परिवर्तन समझ में हमें आता है अपने शरीर के अंदर। दूसरी चीज क्या होती है, भूख मरना। देखिए क्या होता है, 2 से 3 लगभग 3 से 4 घंटे क्या होता है, अमाशय में भोजन रहता है, ठीक। 3 से 4 आप डॉक्टर लोगों से सुनोगे तो क्या बताएंगे, 3 से 4 घंटे के बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एंजाइम जो है HCl अम्ल जो है ये क्या होता है, ये स्रावित होता रहता है कुछ ना कुछ मात्रा में, तो अगर कुछ ना कुछ ये पाता रहेगा तो क्या करेगा, इस दीवारों अमाशय की दीवारों को नष्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए भूख लगी हुई है और ये क्या होगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा अंदर, तो क्या करेगा, ये म्यूसिन एंजाइम को नष्ट करेगा, कुछ समय बाद म्यूसिन एंजाइम भी नष्ट हो जाएगा और ये क्या करने लगेगा, सीधे इसकी दीवारों पे अटैक करेगा। जब दीवारों पे अटैक करेगा अमाशय के तो क्या हो जाता है, फिर एक अल्सर नामक रोग हो जाता है, पैंटिक अल्सर, ठीक है। ये बीमारी क्या है, भूख के कारण होने वाली अल्सर बीमारी होती है। तो 3 से 4 घंटे के बीच में कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए, इस कारण से कहा जाता है। मान लीजिए आपने क्या किया, 10 बजे भोजन करना है, 10 बजे से पहले 10 से 15 मिनट पहले क्या हुआ, HCl अम्ल क्या हुआ, स्रावित हुआ, ये क्या करेगा, ये तेजी से भूख को बढ़ाएगा, भूख लगी होगी क्योंकि ये खाएगा जब, यानी कि यहाँ पे जब इसको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये इसको हिट करेगा, जब इस अमाशय की दीवार को हिट करेगा तो उस समय हमें भूख का एहसास होगा, जब भूख का एहसास होगा और हम भोजन को नहीं खाएंगे तो क्या करेगा, ये कुछ समय बाद इसका प्रभाव इससे टकरा के क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा इसके बाद आप लगभग मान लीजिए 10:30-11 बजे भोजन करने को बैठेंगे तो क्या होगा, उस समय तक ये एंजाइम उतना तेजी से सक्रिय नहीं रहेगा और हमें भूख का जो एहसास है वो कम होने लगेगा। इसी को बोलते हैं भूख का मर जाना, यानी कि भूख नहीं लगती उस समय, ठीक है। तो ये होता है 2 चीजें जो कि जानना जरूरी था। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, तो अगर एक बार इसको और देखते हैं HCl अम्ल के बारे में, तो HCl अम्ल ऑक्सेंटिक कोशिका से निकलता है और यह सबसे प्रबल अम्ल होता है। HCl अम्ल भोजन को गलाने का काम करता है और भोजन को अमाशय में सड़ने से भी बचाता है। भोजन के साथ आए हुए कंकड़ पत्थर और बैक्टीरिया इत्यादि को भी HCl अम्ल नष्ट कर देता है। बच्चों में HCl अम्ल का निर्माण नहीं होता है, इतनी चीजें याद रखना है। अब हम आएंगे आगे, कुछ एंजाइम जो निकलते हैं अमाशय से उसको देख लेते हैं। तो अमाशय से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो 4 प्रमुख एंजाइम्स अमाशय से निकलते हैं, कौन कौन से निकलते हैं और इसके काम क्या क्या होते हैं उनको हम देखते हैं। पहला एंजाइम जो है ये देखते हैं इसको, तो ये पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। अब पेप्टोन में क्या हुआ, यानी कि इसमें प्रोटीन का पाचन करने में पेप्सिन सहायक होता है, लेकिन अब ये प्रोटीन का ये सबसे सरल रूप नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का जो सबसे सरल रूप होता है वो क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। कोई भी जब जटिल पदार्थ, मान लीजिए ये जटिल पदार्थ है
और ये जब परिवर्तित होते होते अपने सरल रूप में पहुँचेगा, सरल रूप में, ठीक है, तो ये कई चरणों से गुजरेगा, ठीक है, एक बार में ही सीधे ये सरल रूप में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। यानी कि ये इतना बड़ा सा है तो इसके छोटे छोटे खंड होंगे, इसके बाद फिर और छोटे छोटे से खंड होंगे और अंततः ये क्या हो जाएगा, अपने सरल रूप में आ जाएगा। तो ये क्या है, प्रोटीन। यहाँ पे जब पेप्सिन आया, इसने प्रोटीन को किस रूप में परिवर्तित कर दिया, पेप्टोन में परिवर्तित कर दिया। अब कोई दूसरा एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा, इसको और किसी दूसरे में परिवर्तित करेगा, तो इसको हम आगे देखेंगे। बस यहाँ पे ये समझना था कि प्रोटीन को क्या करता है, ये पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। कौन, पेप्सिन नामक एंजाइम। इसके बाद रेनिन नामक एंजाइम आता है। ये क्या करता है, ये दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसका नाम क्या है, केसीन। केसीन कहाँ पाई जाती है, तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। और ये किसको किस में परिवर्तित करता है, तो ये केसीन को पैराकिसिनेट में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो रेनिन नामक एंजाइम केसीन प्रोटीन को पैराकिसिनेट में परिवर्तित कर देता है। रेनिन के बारे में अगर और देखें तो ये क्या होता है, दो चीज़ें इसमें प्रमुख रूप से हैं कि ये बच्चों में सबसे अधिक, सर्वाधिक किस में स्रावित होता है, बच्चों में, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा दूध पीते हैं और इस दूध को पचाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेनिन एंजाइम की, ठीक है। वयस्कों में ये स्रावित नहीं होता, या होता भी है तो नाम मात्र का, ठीक है। तो वयस्कों में किसका श्रावण नहीं होता है, किसका, रेनिन का, ठीक है। होगा भी तो नाम मात्र का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब रेनिन नहीं एंजाइम स्रावित नहीं होगा तो ये क्या करेगा, केसीन का पाचन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रेनिन न पाए जाने के कारण हम कह सकते हैं कि वयस्कों में दूध में जो पाया जाने वाला केसीन प्रोटीन है उसका पाचन नहीं होता है। बाकी सभी जो उसमें तत्व होते हैं दूध में, वो सब सारे के सारे चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन केसीन प्रोटीन नहीं प्राप्त होता। किसको, वयस्कों को, बच्चों को तो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। तो प्रमुख रूप से क्या है, ये केसीन को पैराकिसिनेट में बदलता है, ये चीज़ है। अगला है म्यूसिन। इसके बारे में हम लोग अभी देखे थे। क्या करता है, ये HCl के जो हानिकारक प्रभाव है उनसे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किसको, अमाशय की दीवारों को, ठीक है। इसके बाद अगला है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये वसा को ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है, ठीक है। अब इसका वसा का जो सरल फॉर्म होता है वो और आगे देखेंगे। तो ये वसा को ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। कौन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। तो अमाशय से निकलने वाले 4 प्रमुख एंजाइम है, कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। रेनिन नामक एंजाइम क्या करता है, केसीन को पैराकिसिनेट में परिवर्तित कर देता है। रेनिन की सर्वाधिक मात्रा जो स्रावित होती है वो बच्चों में होती है, वयस्कों में इसका स्रावण नहीं होता है। म्यूसिन नामक जो एंजाइम है वह HCl के हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम वसा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे अब अमाशय से। तो अमाशय से 2 क्वेश्चन कौन कौन से प्रमुख बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है, इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, अमाशय से होती है। अगर हम बात करें पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इससे पहले वीडियो में हम लोग देखा था कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख गुहा से होती है, ठीक है। लेकिन मुख गुहा में क्या पाचन होता है, उस समय वहाँ पे हम लोग देखे थे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। लेकिन जैसे ही ग्रास नली से आया तो ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन हो नहीं रहा, तो आगे आएगा अमाशय में भोजन। अमाशय में किसका पाचन शुरुआत हुआ, तो ये पेप्सी, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन जो शुरुआत हुआ वो कहाँ से हुआ, अमाशय से हुआ। दूसरी चीज़ देखेंगे तो वसा का पाचन भी कहाँ से शुरुआत होती है, अमाशय से। तो अमाशय में किन किन का पाचन शुरू होता है, तो प्रोटीन का और वसा का, ये 2 चीज़ें याद रखना है। प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन अमाशय से शुरू होता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि किसी में भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है।
अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरुआत होता है और वसा के पाचन की शुरुआत होती है। ये 2 चीजें याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे होगा क्या कि जैसे देखते हैं हम लोग, मान लीजिए अमाशय, यहाँ पे ये अमाशय में क्या है, 3 से 4 घंटा भोजन रहा, ठीक है। 3 से 4 घंटा जब भोजन इस अमाशय में रुका, उस दौरान क्या किया, ये सब एंजाइम और HCl और ये एंजाइम सब मिलके क्या किए, इसमें कुछ ना कुछ अपना काम करना शुरू कर दिए। जब ये कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिए, यानी कि इसको पचाने का काम शुरू कर दिए, तो ये किस अवस्था में आ जाएगा, HCl चूँकि क्या है, गलाने का काम करता है, तो ये क्या करेगा, जो ठोस अवस्था में है या भोजन का, उसको क्या करेगा, गला 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 के क्या करेगा, एक लुगदी नुमा संरचना हो जाती है अमाशय के अंदर, ठीक है। इस जो लुगदी नुमा जो संरचना हो जाती है या अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। अर्ध ठोस, जो अर्ध ठोस अवस्था है ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं कायिम, ठीक है। तो भोजन के अर्ध ठोस रूप को क्या बोलते हैं, कायिम। तो कायिम का निर्माण कहाँ पे होता है, इसी अमाशय में, ठीक है। तो कायिम किसे कहते हैं, तो भोजन के अर्ध ठोस रूप को कायिम कहते हैं। और इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो अमाशय में इसका निर्माण शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद ये यहाँ से कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में धीरे 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 करके पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आंत के बारे में, और इसके बाद जो प्रमुख और सहायक अंग बचे हुए हैं जैसे यकृत और पैंक्रियाज या अग्नाशय, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा कर के देख सकते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।